बाबा की जाति का अगर कोई गुंडा है तो उसे गुंडा नहीं मानती है। वो तो एक्टर है, प्रधानमंत्री जी के चेले हैं। कि हमारे एमएलए यहाँ पे ना इलेक्शन से पहले आते हैं ना जीतने के बाद आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ सारे फूल रहते हैं। 8.5 लाख करोड़ का हवाई जहाज पर मोदी जी चल देंगे, 10 लाख का सूट पहन लेंगे और 12 करोड़ की गाड़ी पे चल लेंगे, लेकिन न जाने क्यों कि किसानों की एमएसपी भी आज भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो हमारे बीच में अवेलेबल हो। ये दुखी है और ये इन्हें पता है कि मैं सत्ता से बाहर निकल गया तो कुछ तो मिले हिंदू मुसलमान करने से। पहले चरण के मतदान के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। वसुंधरा में इस बात को लेकर अच्छी खासी चर्चा है, लोग माहौल बना के रखे हुए हैं। सपा, बसपा, रालोद, कांग्रेस वर्सेस भाजपा, क्या कहानी है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं वसुंधरा के सेक्टर 1 में, जहां यहाँ के 1, 2 और 3, 4 कई सारे सेक्टर हैं, उन सब के जगह से लोग आए हुए हैं। बातचीत करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के स्वरूप काम कर रही है और जो सपा और रालोद लगातार कंटिन्यूअस अपने संकल्पों को दोहरा रहे हैं, उससे क्या निकलने वाला है, क्या होने वाला है पहले चरण के मतदान में। क्योंकि 69 सीटें दांव पर हैं और सबकी ताकत ये है, दावा ये है कि 35 से 40 सीट भारतीय जनता पार्टी अलग कह रही है और ख़ुद सपा रालोद ये बात कह रहे हैं। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि नोएडा, गाज़ियाबाद, ये पूरा क्षेत्र खासकर बुलंदशहर तक अगर देखा जाए तो ये कभी बसपा के गढ़ रहे हैं और जब हस्तगत हुए तो भाजपा के गढ़ में चले गए। कभी भी सपा 10% से ऊपर यहाँ वोट मत प्रतिशत नहीं पा सकी है। कैसे हो सकता है कि ये सीटें बदल कर सपा के खेमे में चली जाएंगी? किशन पाल जी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे आपको लग रहा है कि गाज़ियाबाद का ये जो परिक्षेत्र है यहाँ से सपा जीतने की संभावना बना लेगी? देखो सर, गाज़ियाबाद की अगर बात करोगे तो गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली और यूपी का जो गाजीपुर बॉर्डर है वो 13 महीने इतिहास का गवाह है। इस गाज़ियाबाद ने नज़दीक से देखा है और जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झोली भर के भारतीय जनता पार्टी को मिलता था, उन्हीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, देशद्रोही और यहाँ तक कह दिया कि जाटों का आंदोलन है, जाटों का हमें वोट नहीं चाहिए। तो हिंदुस्तान की जनता सबसे पहले अगर महत्व देती है तो अपने मान सम्मान को देती है। हम जाति और बिरादरियों में बट सकते हैं, लेकिन जब बार हिंदुस्तान के और दूसरे के सम्मान की आएगी तो हम बटेंगे नहीं। इन्होंने हमारे देश की प्रभुता पे जो बार किया है, हमारी जातियों के सम्मान पे जो बार किया है, यादवों को, गुजरों को, मेहर भोज जी की मूर्ति के साथ जिस तरीके से अपमान किया, गुजरों को अपमान किया, जाटों को अपमान किया, तो गाज़ियाबाद गाजीपुर बॉर्डर वो इतिहास है कि हाँ, हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी जो बनाया गया था वो लहर, हमने पहले भी कहा था आपसे कि ये गांव की नस नस में बह चुका है। एक लगातार आपको देखा गया कि किसान आंदोलन में आप बहुत एक्टिव थे, प्रोएक्टिव वर्क किए हैं आप। किसान आंदोलन ख़त्म होने के बाद पिछले बीते 3 महीने में जिस एजेंडे पे योगी मोदी चल रहे हैं या योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बोलते चल रहे हैं कि ये गुंडागर्दी की सरकार थी, सपा कभी गुंडे की सरकार थी, गुंडों की, और उन सारे गुंडों को हम लोगों ने एक तरीके से सबोटाज कर दिया, उन्हें बंद कर दिया है, इन सब से माहौल ज़रा भी कहीं वीक पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, सारे गुंडों की बात जब वो करते हैं तो किसकी बात करते हैं? मात्र देश में उत्तर प्रदेश में 4 मुसलमानों की, उनको गुंडा मानते हैं। ये मुझे ये बता, कुलदीप सेंगर कौन है? और जो बेटी का हाथरस में बलात्कार हुआ वो कौन है? और बलात्कारी को ये बचाते रहे कौन लोग हैं? तो बाबा की जाति का अगर कोई गुंडा है तो उसे गुंडा नहीं मानती है। अगर कोई मुसलमान है, कोई यादव है, कोई गुजर है, मतलब बाबा योगी आदित्यनाथ जी की अगर जाति का नहीं है तो वो गुंडा है। अच्छा, एक गाना बड़ा चर्चा में है कि यूपी में काबा, आप लोगों ने सुना होगा निश्चित तौर पे, बड़ा ज़बरदस्त चर्चा में आया था। उसमें 2 बातें हैं, एक जिसने फेवर में कहा है और जिसने डिसफेवर में कहा है, मतलब जिसने विरोध किया है और जिसने फेवर में कहा है योगी जी के। उसमें इन्हीं दोनों बातों की चर्चा है कि उन्होंने मस्जिद हटा करके वहाँ पर मंदिर बना दिया, इसके बाद काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बड़ा खोल दिया, मथुरा की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि भाई कोरोना काल में इतना हम भयावह स्थिति में रहे, किसानों के साथ बुरा हाल हुआ, 700 किसान मारे गए। किस तरफ जाएगी जनता? देखो सर, आप जिस गाने की बात कर रहे हो, पहले तो उन गानों के बारे में आप सोचो। एक गाना जो बनाया उधर से सत्ता पक्ष से, वो कौन है? वो बहुत बड़ा स्टार है जिसने गाना बनाया। उस स्टार की
फिल्में चलती हैं, और एक रवि किशन जी की बात कर। मैं कह रहा हूँ, और एक वो बेटी है जो गरीब की बेटी है, गांव से निकल के आती है और अपनी कविता, अपना जो गायकी है वो अपनी सोशल मीडिया पे देती है, और उस सोशल मीडिया की बेटी को कितना सराहा जा रहा है, क्योंकि उसने जो उत्तर प्रदेश के दिल पे वार किया, उत्तर प्रदेश की सच्चाई निकाल के लाई है, तो जनता उसे सराह रही है। और वो तो एक्टर है, प्रधानमंत्री जी के चेले हैं, जाहिर सी बात है एक्टिंग करना आता है उनको, तो जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सच्चाई नहीं है, लेकिन जो उस बेटी ने कहा है वो पूरी जनता सहमत है उससे। और मुझे लगता है कि वो बेटी ने देश के गरीब की, उत्तर प्रदेश के किसानों की और उत्तर प्रदेश के मजदूरों की, और कोरोना काल की जो स्थिति थी वो नवज पकड़ ली है, वो इनको दर्द हो रहा है। किसान गन्ना मूल्य और एमएसपी पे अभी भी सोच रहा है? देखो सर, एमएसपी ये 20 लाख करोड़ का तो पार्लियामेंट बना देंगे, 8.5 लाख करोड़ का हवाई जहाज पर मोदी जी चल देंगे, 10 लाख का सूट पहन लेंगे और 12 करोड़ की गाड़ी पे चल लेंगे, लेकिन न जाने क्यों कि किसानों की एमएसपी भी ये आज भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। किसान दुखी है, किसान की 5 किलो डीएपी यूरिया निकाल ली, ये खाद निकाल ली, डबल उसके रेट कर दिए। आज जो बोरी 1200 की ये सब्सिडी के बाद हमें देते हैं, वो मार्केट में आप पता करोगे तो हमें 1700 कुछ की मिलती है। किसान दुखी है साहब, डीजल से अपना पानी नहीं लगा सकता है, डीजल से जुताई नहीं कर सकता है। किसान को हमें फ्री गेहूँ नहीं चाहिए। ये बात जेवर हमारे घर में बहुत, ये बात जेवर में आई थी कि वहाँ पर खल और डीजल से परेशान है लोग। खल भी बहुत महंगा हो गया है और डीजल भी बहुत महंगा हो गया है, इससे किसान बहुत परेशान। तो परेशान है सर, तो वो दर्द है। अब अखिलेश यादव जी ने जो सीधा एक परिवार को, अखिलेश यादव जी की मैं सराहना इसलिए कर रहा हूं कि सीधा उन्होंने एक परिवार को जो लमसम 4,000 का बेनिफिट देने की बात की, उनका 300 यूनिट बिजली फ्री, 1500 रुपये महीने एक महिला को मिलेगा, और उनका आजीवन राशन मिले, मतलब पूरे 5 साल राशन मिलेगा फ्री। तो इससे लगभग एक महिला को, एक परिवार को 4,000 रुपये का सीधा बेनिफिट होने जा रहा है। तो जनता अखिलेश यादव जी की दीवानी हो रही है, क्योंकि विकल्प अब कोई है नहीं। बाबा मुख्यमंत्री ने सिर्फ जाति और धर्म में लड़ाने की आज भी बात करते हैं। मुझे आप बताओ, गर्मी की बात करते हैं, क्या गर्मी है? किसकी शांत करोगे? गुजरों की करोगे, यादवों की करोगे, आप जाटों की करोगे, सरदारों की करोगे? किसकी गर्मी शांत करोगे? मुसलमानों की गर्मी शांत करोगे? ये सब सिर्फ एक जब कुछ नहीं होता है ना, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। हाँ, तो ये नहीं चलने वाला है। जनता ये कहती है साहब हमारा पार्क क्यों नहीं बना, हमारी सड़क क्यों नहीं बनी, हमारे घर में साफ पानी क्यों नहीं मिला। जनता ये पूछना चाहती है कि 35,000 रुपये हमने कोरोना काल में फीस दी, वो क्यों दी? आप शिक्षा के लिए क्या करें? हमारा बच्चे पे टैबलेट नहीं थी तो हमारा बच्चा 2 साल तक पढ़ाई नहीं कर सका। ये जनता पूछ रही है, इनके पास जवाब नहीं है, ये दुखी है, और ये इन्हें पता है कि मैं सत्ता से बाहर निकल गया तो कुछ तो मिले, हिंदू मुसलमान करने से कुछ नहीं मिलने वाला। आज सुबह की एक खबर थी कि अडानी और अंबानी, ये दो आप लगातार नाम सुन रहे होंगे आप लोग। आज अडानी ने जो है अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। एशिया में 10वें नंबर पर, पहले नंबर पर, और विश्व में 10वें नंबर पर। हाँ, आपको कुछ आइडिया है इसका? हाँ, अडानी कुछ हफ्ते हो गए तब से अडानी, बीच में महीना भर पहले भी एक दिन के लिए ऐसा हुआ था कि अडानी नंबर 1 हुए थे। उसके बाद से फिर से उनके शेयर मार्केट डाउन हुए, अंबानी ने उसको कंट्रोल किया। लेकिन अब फिर से अडानी इस समय एशिया के रिचेस्ट पर्सन है आज की तारीख में। उसमें यही लाइन आई है कि जो मोदी के साथ है वही पता नहीं कैसे 2014 से लेकर 2018 तक। स्टेटमेंट मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था, पीछे राहुल जी ने बोला है कि ये अडानी अंबानी की सरकार है। आज का स्टेटमेंट देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता ने बोला है कि पुरानी सरकार टाटा बिरला की सरकार थी। इसका मतलब वो बचाव पे आ रहे हैं। टाटा बिरला, आप देखिए लड़ाई किधर है, टाटा बिरला हो चाहे अडानी अंबानी हो, आम जनता की सरकार यह है जिसको जो आम जनता अब समझ रही है कि किनकी सरकारें आनी चाहिए। आम जनता की सरकार, चाहे सपा या बसपा की सरकार जो है, आम जनता इनको मान के चलती है। और इस समय चूँकि माहौल सपा सरकार के, अखिलेश जी के पक्ष में बना हुआ है, तो निश्चित रूप से एक जनता अपना मन बना चुकी है और एक बहुत अच्छे लहर के साथ में, बहुत भारी बहुमत के साथ में यहाँ पर सपा सरकार बनने वाली है। अखिलेश जी यहाँ पर फिर से पुनः मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम एजेंडा आप सुनते रहते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि कभी कभी पूरे साल जो ये सब क्या चलता रहता है कंटिन्यूअस? ये एजेंडा इसलिए प्रभावी हो रहा है क्योंकि हर समय जहाँ भी आप जाइए, हर जगह कुछ ऐसा मुद्दा रहता है कि जैसे हम मुस्लिम से डरते हैं और हमारी लड़कियाँ बहन बेटियाँ छेड़ी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास अब तक काशी विश्वनाथ में मंदिर नहीं था, अयोध्या में मंदिर नहीं था, ये सब बना करके उभारा है। देश को हमारे पाकिस्तान को अटैक करके मारा, यानी मोदी ने इसका परचम लहराया कि देश हमारा ताकतवर बना। आज से पहले ऐसा लगता था क्या कि भारत में ये सब समस्याएं थीं? अगर क्या है कि हम थोड़ा सा मैं जैसे गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, मान लीजिए या देहात के इलाके का रहने वाला हूँ, बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। आज तक मैं कभी ना अयोध्या गया पहले,
ना काशी गया। केवल टीवी के माध्यम से या अखबारों में पढ़ने वाले लोगों को जानता है कि वहाँ पर मथुरा में कोई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है या अयोध्या में एक मंदिर बन रहा है। अभी तक मैं कभी वहाँ गया नहीं। अभी आपका मन कर रहा है जाने का कि नहीं? नहीं, अब जा सकते हैं कि नहीं? नहीं, मैं मन जहाँ तक बात है, मेरे लिए ये आवश्यक नहीं है कि वहाँ कोई भव्य मंदिर हो। ये हमारी आस्था के, श्रद्धा और विश्वास के केंद्र हैं। वहाँ कोई भव्य ताजमहल कोई बना दे, मैं इसलिए नहीं जाऊँगा। चूँकि मेरी आस्था उस जगह पर है, इसलिए मैं निश्चित रूप से, और भी बहुत सारे तीर्थों में गया हूँ मैं, जहाँ अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मथुरा का मंदिर एक भव्य मंदिर में पहले से बना हुआ है, मथुरा में रहा हुआ हूँ मैं। उन मंदिरों में उस मंदिर में मैंने देखा है, जन्माष्टमी पर मैं वहाँ रहता हूँ, इतनी भीड़ होती है जन्माष्टमी पर मथुरा में, सड़कों पर वहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। अब ये वहाँ भी विवाद का विषय बना रहे हैं। वहाँ भव्य मंदिर पहले ही बना हुआ है, लेकिन जनता को गुमराह करने के मकसद से, चुनावों के समय पर जनता को गुमराह करने का मकसद इनका है। इसलिए इस तरह के सेंसिटिव भावनात्मक मुद्दे लेके आते हैं। हालांकि जनता लगभग समझ चुकी, अब तो इसे त्रस्त हो चुकी है जनता। बार बार सुनते सुनते वही हिंदू मुस्लिम, चीन पाकिस्तान। अरे हमारे देश ने क्रमशः विकास किया है। आज हम इस स्थिति में अगर पहुँचे हैं कि चीन और पाकिस्तान को टक्कर दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से पुरानी सरकारों ने एक ऐसी बुनियाद यहाँ पर डाल के रखी हुई थी जिसके ऊपर, ठीक है, पहले से बिल्कुल आपने देखा होगा 1974 में पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ था। उसके बाद से उसकी कभी जिक्र नहीं करते। ये ऐसे दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि पहली बार परमाणु विस्फोट जैसे कि अटल जी की सरकार में हुआ है। इसी तरीके से चंद्रयान 1 पिछली सरकार में ही जा चुका था और चंद्रयान 2 की प्लानिंग शुरू हो गई थी। लेकिन ये आपने देखा होगा तमाशा करने में, अगर मोदी जी चंद्रयान 2 का जब प्रक्षेपण होने वाला था, मैं तो मानता हूं कि लगभग मैं उसको लगातार लाइव देख रहा था उस समय। आखिरी के 10 मिनट थे, उसको रिटार्डेशन मोड में ले जाके आपको लैंड कराना था। मोदी जी वहां पहुंच गए। जैसे ये पहुंचे, पता नहीं कौन सा बटन दबा दिया, अच्छा खासा चल रहा था सारा प्रोग्राम। चलिए, ये तो पता नहीं कौन सा बटन दबा दिया। मूर्ख आदमी इसको, अरे वैज्ञानिक थोड़ी है भैया, तो अरे वैज्ञानिकों को काम करने दो। जाके पता नहीं क्या बटन दबा दिया इन्होंने, वो उसी तुरंत गिर गया। बहुत लोगों के जहन में ये बात आई थी। खैर, ये बहुत लोगों के जहन में बात आई थी। आप इधर आइए, आप तो टीका वीका लगाए हैं, थोड़ा हिंदुवादी भी लग रहे हैं। हिंदुवादी का क्या मतलब है? अच्छा, जब है तो है। फर्क है हिंदू और हिंदुवादी में? जी, हिंदुवादी एक ही है। ये फर्कवादी तो ये नेताओं ने कर रखी है सारी। जब हिंदू है तो फाउंडेशन हिंदू है, उसके बाद जो वादी बना फाउंडेशन है, बिल्डिंग जैसी मर्जी बनाओ उसके ऊपर। नहीं, आपने बढ़िया बात कही। आप टीका लगाए हैं, हिंदू हैं, हिंदुवादी भी हैं। आप साम्यता रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम वक्तव्यों से कि हम भारतीय जनता पार्टी की बातों से साम्यता वाली बात जो आप कह रहे हैं, तो वो सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए कर रहे हैं वो। और मैं कहता हूँ RSS, मैं बोलता हूँ सीधी बात, ये उनकी लाइन पे चल रहे हैं। कभी नाराजगी भी आती है मन में कि क्या दिन भर ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं? जी, नाराजगी हमारा दिल रहता है, हम तो गोली मार दें। बिल्कुल सही बात, नाराजगी की क्या बात है? मतलब ये कोई बात तरीका नहीं है भाई। आप सबको बराबर लेके चलिए ना, सबको बराबर लेके चलिए, चाहे हिंदू है मुसलमान है। जो हिंदुस्तान में है वो हिंदुस्तानी है, हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, वो नहीं है, इसका नाम होना चाहिए हिंदुस्तानी। कहने का मतलब, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? अगर वो कांटा ही बोएंगे तो हम सब लोगों के मन में कांटे ही उपजेंगे। बिल्कुल उपजेंगे। और जैसे आप यहाँ के आप आए हैं अपने साहिबाबाद की बात करने, तो यहाँ पे ये होता है जी कि हमसे ब्राह्मण समाज को ले लो, इसको ले लो, जाटों को ले लो, यादवों को ले लो, हर एक को, सब अपने अपनी फैला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो इस वक्त के मेन 2 प्रत्याशी हैं, सुनील शर्मा जी और अमरपाल शर्मा जी पंडित जी, दोनों पूर्व विधायक रह चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, सुनील शर्मा जी 2 बार रह चुके, वो 1 बार रह चुके। जब अमरपाल शर्मा जी थे वो विपक्ष में थे और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए इतना काम किया कि विपक्ष में होते हुए भी उनको जब क्या उनसे सर्वश्रेष्ठ विधायक की चुनना पड़ा तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उन्होंने यहाँ की एक एक बात को, मुझे अच्छी तरह याद है कि कहीं किसी से इनके घर में अगर कोई परेशानी होगी, इनको जानते नहीं है, अगर इनका फ़ोन के पास पहुँच गया तो वो चाहे अगर गाजियाबाद में हैं तो चाहे 2 मिनट के लिए आएंगे ज़रूर। ये बात मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुनी, फिर भी अमरपाल शर्मा हारे क्यों? अमरपाल शर्मा को पब्लिक समझ नहीं पाई। डिवाइड एंड रूल वाली कहानी है। पीछे उन पर फर्जी मुकदमे वगैरह लगवा दिए थे, तो वो बहुत सारी चीज़ें रही हैं। लेकिन साहिबाबाद विधानसभा में 2400 करोड़ रुपए के उन्होंने विकास कार्य कराए हैं। उसमें एलिवेटेड रोड है, मेट्रो है जो दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद तक आई है। मोहन नगर चौराहे पर भी बहुत ज़्यादा जाम लगता था। अर्थला फाटक पर इधर भी साइड में रेलवे स्टेशन साइड में, उस साइड में भी उन्होंने अंडरपास बनवाए, विकास बहुत किया है।
आदर्श पार्क है यहाँ पे सेक्टर 6 में, जिसमें लीज पर दे दिया गया था, वो अमरपाल शर्मा जी की देन है उस लीज को कैंसिल कराने की। इस वजह से वहाँ पे कई हज़ार आदमी पर डे घूमता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, अमरपाल शर्मा जी सभी के साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं। अभी मैं कोरोना काल की बात करूं, उनका बेटा को भी कोरोना हो गया था, ऑक्सीजन लेवल 22 था, बड़े परेशान थे वो। ये घटना भी कई लोगों के मुँह से सुन चुका हूँ। मैं प्रैक्टिकली गवाह हूँ उसका, मैं प्रैक्टिकली गवाह हूँ। तो उसके बाद में मेरी बातचीत हुई थी, मेरे को कहीं से पता चला कि ऐसे ऐसे है, तो मैंने बात की कि मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ, मेरे को थोड़ा मेरा बेटा हॉस्पिटलाइज है। तो जैसे ही बेटे की थोड़ी सी कंडीशन सही हुई तो वो फील्ड में आ गए एकदम, गुरुद्वारा इंदिरापुरम में, वहाँ पे खड़े होकर पूरी तरह से सभी की सेवा की है उन्होंने, ऑक्सीजन दिलवाया इलाकों को। ठीक बात है। कई लोग जो उनका वोटर नहीं था, जो दिल्ली हरियाणा साइड से आ रहा था, तो पैदल यहाँ से निकल रहा था, हमारे बैक साइड से। अच्छा विधायक तो तभी तो होता है आदमी, और क्यों अच्छा विधायक होता लोगों है। को मतलब जूता चप्पल कपड़े वगैरह दिए उन बहनों को, खाना नहीं, ठीक दिया, बात है। देखिए, वो सारी चीज़ें तो बहुत सारे लोगों ने सामाजिक सेवा और सामाजिक कार्यों के लिए किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अमरपाल शर्मा के हारने के मूल कारण क्या हो सकते हैं। मूल कारण तो ये आप बीजेपी वालों को जानते हैं, ये अफवाहें फैलाते हैं, अफवाह में पब्लिक जो है पब्लिक बह जाती है, उस साइड में पब्लिक बह जाती है। लेकिन इस बार पब्लिक बह नहीं रही है। जो बीजेपी के भी जो सपोर्टर हैं, जो साइलेंटली इस बार अमरपाल शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या करते हैं। मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, मैं नोएडा में मेरा ऑफिस है। लेकिन कोविड के दौरान हम लोगों की सैलरी कम हो गई, उधर पेट्रोल के रेट बढ़ गए। रियल एस्टेट तो बहुत बुरे हाल में है। बहुत बुरे हाल में। अगर आप जॉब आप कर रहे हो तो आप करते रहो, क्योंकि अगर आपने स्विच कर दिया तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं है अब आपके पास। तो मेरा तो सबको यही कहना है कि अगर जो भी यंगस्टर्स हैं, अगर वो पुराने जो बीजेपी को लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं, किसी काम से मतलब नहीं है और सिर्फ ये है कि हमें कमल का फूल देख के बटन देना है, चाहे हमारा एमएलए कितना ही बड़ा फूल हो, कि हमारे एमएलए यहाँ पे ना इलेक्शन से पहले आते हैं, ना जीतने के बाद आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ सारे फूल रहते हैं, वो फूल को देख के फूल बटन दबा देंगे। मेरा मतलब ये है, जब हमें काम पड़ता है, जैसे यहाँ पे यादव जी रहते हैं, जब ये आरडब्ल्यू के अध्यक्ष थे, सरकार थी, तो लोगों ने जो भाजपा समर्थित हैं, जो भाजपा को वोट देते हैं, उन्होंने आके यहाँ पे काम करवाए। अब आज की डेट में लोग बहुत नेता बनते हैं, सरकार भी इनकी पार्षद हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सर आप जब काम के लिए जाएंगे तो कोई नहीं मिलते। मेरे घर से आधा किलोमीटर की दूरी पे मेरे विधायक जी रहते हैं, लेकिन मैं गलती से भी नहीं देख पाता हूँ उनको। तो हमें तो वो आदमी चाहिए जो हमारे काम करे। बारिश होती है सर, हम लोग यहाँ पे सर्कल रेट अगर आप देखेंगे तो 70-80 हज़ार रुपये के आसपास का है, मार्केट रेट 1.5 लाख रुपये मीटर का है, लेकिन हमारी गलियों में बारिश होती है तो आप देखिए सर। नहीं, एक समस्या अभी भी इलेक्शन में बनी हुई है, जो जातिगत वोट वाला समस्या है, कि जैसे ओबीसी है, यादव है, मुस्लिम है, ये एक तरफ जा रहा है, पंडित हैं, ठाकुर हैं, वैश्य हैं और आपके बनिया हैं, या जो इस तरह के सवर्ण जातियां हैं वो एक तरफ जा रही हैं। ये रुझान अभी भी देखने को मिल रहा है। ऐसा इसमें कहीं लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो अभी भी खींच रही है किसी को। सर अभी भी ऐसा है कि लोग खींच रहे हैं, लोग पैसे ठीक ठाक कमा रहे हैं, घर में ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की। मेरा एक फ्रेंड है, वो लोग बीजेपी माइंडेड थे शुरू से, लेकिन बीजेपी के एमएलए थे, किसी काम के लिए गए, काम ही नहीं हुआ उनका। अमरपाल शर्मा जी के पास वो मेरे संपर्क में थे, तो उसने मेरे से कहा कि मेरा ये काम है, नहीं हो पा रहा है। वो विधायक नहीं थे, मैंने उनसे कहा, फिर भी वो पर्सनली जाकर के उस काम को करवा देते हैं। तो वो लोग चेंज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमने तो उनको सुनील शर्मा जी को वोट दिया था, लेकिन जब हम काम के लिए गए तो पहले तो मिले नहीं, मिले तो बोले कि आप नोट करा दो, मैं देखता हूँ। तो हमें तो ऐसा आदमी चाहिए ना जो हमारे लिए। अब अमरपाल शर्मा जी ऐसे हैं कि यहाँ पे जितने लोग रहते हैं, कोई अगर कोई बहुत बड़ी कोठी में रहता है या कोई 2 BHK के फ्लैट में रहता है, वो सबके लिए अवेलेबल हैं। कोई अपने बच्चे के बर्थडे में भी उनको बुलाता है तो वो आते हैं। हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो हमारे बीच में अवेलेबल हो। अभी सर हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए ना जिनको पता है कि हम प्रचार नहीं भी करेंगे तो भी हम जीतेंगे। फ़ायदा क्या है ऐसे लोगों से, मेरा यही कहना है सर। बहुत सारी बातें हैं, बड़े मंथन की ज़रूरत है दोनों ही पार्टियों को। एक तरफ योगी मोदी दिखाई दे रहे हैं, विधायक से कोई मतलब नहीं है, एक तरफ विधायक दिखाई दे रहे हैं, इससे नहीं मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। आप देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।